नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस्राएल की सुरक्षा कैबिनेट ने शुक्रवार सुबह प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गजा पर नियंत्रण की योजना को मंजूरी दे दी है। पीएम कार्यालय द्वारा जारी बयान के अनुसार यह प्रस्ताव बहुमत से पारित हुआ और इसमें युद्ध समाप्त करने के लिए 5 प्रमुख बिंदुओं की रूपरेखा शामिल है। योजना के तहत इस्राएली रक्षा बल यानी आईडीएफ गजा में युद्ध क्षेत्रों के बाहर मानवीय सहायता देते हुए क्षेत्र पर नियंत्रण की तैयारी करेगा। 5 बिंदुओं में हमास का निशस्त्रीकरण, सभी बंधकों की वापसी जीवित और मृत, गजा का विसैन्यीकरण, इसराइल का सुरक्षा नियंत्रण और हमास व फिलिस्तीनी प्राधिकरण से मुक्त वैकल्पिक नागरिक सरकार की स्थापना शामिल है। नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में स्पष्ट किया कि इसराइल गजा को हमास के आतंक से मुक्त कर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर दबाव बढ़ा दिया है। ट्रंप ने रूस को चेतावनी दी है कि अगर 8 अगस्त तक शांति वार्ता में ठोस प्रगति नहीं हुई तो अमेरिका रूस पर भारी टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद 7 बार दोनों देशों के प्रतिनिधियों से बातचीत की, लेकिन पुतिन से सीधी मुलाकात अब तक नहीं हो पाई है। अब उन्होंने शर्त रखी है कि जब तक पुतिन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से आमने सामने वार्ता नहीं करेंगे, तब तक ट्रंप और पुतिन की बैठक नहीं होगी। ट्रंप का मानना है कि इस शर्त से शांति वार्ता वास्तविक समाधान की ओर बढ़ेगी, न कि केवल फोटोशूट तक सीमित रहेगी। यदि यह त्रिपक्षीय बैठक होती है तो यह युद्ध के बाद पहली बार होगा जब पुतिन और जेलेंस्की एक साथ बैठेंगे, जो कि वैश्विक कूटनीति में ऐतिहासिक मोड़ हो सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद दोनों देशों के बीच तनाव गहरा गया है। ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि जब तक मुद्दे नहीं सुलझते तब तक भारत के साथ व्यापार वार्ता संभव नहीं है। यह बयान ओवल ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आया, जिसमें उन्होंने भारत पर 2 चरणों में कुल 50% टैरिफ लगाने की बात कही। 25% भारतीय उत्पादों पर सामान्य रूप से और अतिरिक्त 25% रूस से तेल खरीदने पर दंड स्वरूप। यह टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा। ट्रंप प्रशासन ने भारत को टैरिफ का महाराज बताते हुए अपने इस कदम को उचित ठहराया है, जबकि भारत ने इसे अनुचित और अविवेकपूर्ण करार दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। पीएम मोदी ने भी संकेत दिया कि देश के किसानों और मछुआरों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत पर रूस से संबंधों को लेकर 50% टैरिफ बढ़ाने के बाद वैश्विक कूटनीति में नया मोड़ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत, चीन और रूस ने मिलकर अमेरिका की एक तरफा नीतियों के खिलाफ रणनीति बनानी शुरू कर दी है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जल्द ही चीन के तियानजिन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होने की खबरें हैं, तो वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल के अंत में भारत दौरे पर आएंगे। 2020 के सीमा विवाद के बाद मोदी की यह पहली चीन यात्रा होगी। इस बीच RIC यानी रूस, भारत और चीन समूह को फिर से सक्रिय करने की चर्चा भी तेज हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह त्रिकोणीय गठबंधन G7 और ब्रिक्स का व्यवहारिक विकल्प बन सकता है, लेकिन भारत को संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथित चीन दौरे पर उठे सवालों के बीच भारत को एक रणनीतिक साझेदार बताया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता में एक पत्रकार ने पूछा कि क्या अमेरिका को पीएम मोदी के 7 साल बाद संभावित चीन दौरे और ब्रिक्स देशों के टैरिफ विरोधी रुख से कोई चिंता है। इस पर प्रधान उप प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने कहा कि भारत के साथ अमेरिका की बातचीत पहले की तरह जारी है और राष्ट्रपति ट्रंप व्यापार असंतुलन और रूस से तेल खरीद पर स्पष्ट रुख रखते हैं। हालांकि भारत सरकार ने मोदी के चीन दौरे को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। वहीं अमेरिका की हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने कहा कि ट्रंप द्वारा लगाए गए 50% अतिरिक्त टैरिफ वर्षों की साझेदारी को खतरे में डाल सकते हैं। उन्होंने द्विपक्षीय रिश्तों में लोकतांत्रिक मूल्यों और सम्मान से समाधान की वकालत की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार 8 अगस्त को बिहार के सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम में जानकी मंदिर के पुनर्विकास कार्य की आधारशिला रखेंगे। यह मंदिर देवी सीता के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस भव्य परियोजना की लागत 882.87 करोड़ रुपए है, जिसे राज्य मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई को मंजूरी दी थी। शिलान्यास समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कई केंद्रीय मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहेंगे। इस परियोजना के तहत मंदिर परिसर का
एकीकृत विकास किया जाएगा, जिससे यह धार्मिक स्थल, पर्यटन और आस्था का प्रमुख केंद्र बनेगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम से स्थानीय आर्थिक विकास को भी बल मिलेगा। वहीं राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मंदिर के निर्माण को चुनावी कदम के तौर पर देखा जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर्स लिस्ट को लेकर की गई टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा है कि राहुल के दावे SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की जरूरत को साबित करते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के नाम हटाने के लिए यह प्रक्रिया बेहद जरूरी है। शर्मा के अनुसार राहुल गांधी की आलोचना दरअसल SIR का अप्रत्यक्ष समर्थन है। बता दें कि राहुल गांधी ने हाल ही में दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से अधिक फर्जी डुप्लीकेट या बल्क वोटर पाए गए हैं, जिनके पते अमान्य हैं और जिन्होंने फॉर्म 6 का दुरुपयोग किया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुवार को पंजाब सरकार की लैंड पूलिंग स्कीम पर 4 हफ्तों की अस्थायी रोक लगा दी है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली है। इससे पहले कोर्ट ने बुधवार को 1 दिन की अंतरिम रोक लगाकर सरकार से जवाब मांगा था। यह स्कीम किसानों से जमीन लेकर उसे विकसित करने और फिर उसका एक हिस्सा लौटाने की योजना पर आधारित है। सरकार का दावा है कि इससे क्षेत्रीय विकास होगा, लेकिन कई किसान इसे जमीन अधिग्रहण जैसा मानते हुए विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे उनकी जमीन जबरन छीनी जा सकती है। कोर्ट ने किसानों की चिंताओं को गंभीर मानते हुए फिलहाल योजना पर रोक लगा दी है। मॉस्को में 7 अगस्त को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूस के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की। यह बैठक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत पर रूसी तेल खरीद को लेकर टैरिफ दोगुना करने की घोषणा के 1 दिन बाद हुई। डोभाल और रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु के बीच विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत रूस रणनीतिक साझेदारी की अहमियत को रेखांकित किया गया। डोभाल ने कहा कि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय अनिश्चितताओं में भारत और रूस की विशेष साझेदारी की बड़ी भूमिका है। शोइगु ने भारत को समय की कसौटी पर खरा उतरा दोस्त बताते हुए रणनीतिक सहयोग को मजबूत करना अपनी प्राथमिकता बताया। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून की रक्षा और वैश्विक चुनौतियों से मिलकर निपटने के लिए सहयोग को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जस्टिस प्रशांत कुमार के खिलाफ दिए गए आदेश पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में असंतोष गहराता जा रहा है। हाई कोर्ट के कम से कम 13 जजों ने मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली को पत्र लिखकर फुल कोर्ट बैठक बुलाने की मांग की है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 4 अगस्त को जस्टिस प्रशांत को आपराधिक मामलों की सुनवाई से हटाने और उन्हें केवल डिवीजन बेंच में बैठाने का निर्देश दिया था। जस्टिस अरिंदम सिन्हा ने इस आदेश को एक तरफा बताते हुए विरोध जताया और फुल कोर्ट से इसका पालन न करने का सुझाव दिया। सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी इस फैसले को लेकर मतभेद हैं। मामला MS शिखर केमिकल्स की शिकायत से जुड़ा है, जिसमें जस्टिस प्रशांत ने क्रिमिनल कार्यवाही को उचित ठहराया था। इसलिए अब उन्हें क्रिमिनल मामलों से हटाकर अन्य मामलों के लिए नई बेंच में शामिल किया गया है। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी की हत्या ने सनसनी मचा दी है। घटना 7 अगस्त की रात करीब 11 बजे हुई, तब स्कूटी पार्किंग को लेकर हुए मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पुलिस के मुताबिक आसिफ ने कुछ लोगों से घर के गेट के सामने स्कूटर न लगाने को कहा, जिस पर बहस शुरू हो गई। बहस के दौरान आरोपियों ने आसिफ पर नुकीली चीज से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस एक्टिव हुई और जांच के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल मामले की विस्तृत जांच जारी है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.